हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं आप सभी का अपने चैनल हिंदी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो भाई, आज से हम अपनी एक न्यू सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं और इस सीरीज के अंतर्गत हम हिंदी साहित्य के उसके महत्वपूर्ण एमसीक्यू और पीवाईक्यू करेंगे, भाषा विज्ञान के करेंगे, काव्य शास्त्र के करेंगे। ठीक है, और इनकी व्याख्या सहित हम इनको करेंगे, जिससे हमारा हिंदी साहित्य काफी मजबूत हो जाएगा भाई। ठीक है। और अगर क्लास पसंद आए तो क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, लाइक करना है और कमेंट भी आपको जरूर से जरूर करना है भाई। और भाई, अच्छी अच्छी क्लासें आपको मिलेगी यहाँ पे, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन आपको बजाना है, जिससे आपको हर क्लास का नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए भाई। ठीक है। और पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। जिससे बच्चे को किसी भी क्लास का पीडीएफ चाहिए तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में पीडीएफ लिख देना, मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगी। ठीक है, तो क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से नंददास की रचना है, जो नंददास जी है उनकी रचना हमें बतानी है, कौन सी है। तो वाग्य विलास छटा, कल्पतरु, नंदलाल छटा या रसमंजरी। जो रसमंजरी है भाई, ठीक है, ये नंददास की महत्वपूर्ण रचना रहेगी भाई। ठीक है। और देखो भाई, हफ्ते में हर रोज आपको ये क्लास मिलेगी, एक संडे को छोड़कर। इसके साथ साथ मैंने आप सभी के लिए, ठीक है, एनसीईआरटी की क्लासें भी स्टार्ट करवा रखी है और साथ में हिंदी साहित्य की कंप्लीट वन लाइनर क्वेश्चन आंसर की भी आपके लिए मैं क्लास लेके आने लग रही हूँ भाई। ठीक है। और हिंदी व्याकरण की भी क्लास हम करवाते हैं, लेकिन इस संडे को कोई काम हो गया था, इसलिए मैं आपको प्रोवाइड नहीं करवा सकी भाई। ठीक है, तो डी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। व्याख्या देख लेते हैं भाई। जो नंददास जी है ये अष्टशाप के प्रमुख कवियों में से एक है। ठीक है, नंददास जी अष्टशाप के कवियों में से एक है। रसमंजरी इनकी एक प्रसिद्ध रचना है जो नायिका भेद पर आधारित है। जो रसमंजरी है ये क्या है, नायिका भेद पर आधारित रचना है, इनकी ध्यान रखना है। ठीक है, नंददास जी की। इनकी अन्य प्रमुख रचनाओं में है रूप मंजरी, विरह मंजरी, रास पंचाध्यायी और भंवर गीत। ठीक है, काफी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं ये नंददास जी की। नंददास को उनकी भाषा की सुकुमारता के लिए जड़िया कवि कहा जाता है। और जड़िया कवि नंददास जी को किसने कहा था, तो रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा था। ये भी आपको ध्यान रखना है भाई। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रयोगवाद को स्पष्ट करते हुए अज्ञे की उक्ति। ठीक है, जो प्रयोगवाद है इसको स्पष्ट करते हुए जो अज्ञे जी है उनकी उक्ति है, प्रयोग का कोई वाद नहीं है। प्रयोग अपने आप में ही क्या है, इष्ट नहीं, वह साधन है और दोहरा साधन है। क्योंकि एक तो वह उस सत्य को जानने का साधन है जिसे कवि प्रेषित करता है, दूसरे वह प्रेषण की क्रिया को और उसके साधनों को जानने का भी साधन है। किस संग्रह की भूमिका में लिखी गई ये उक्ति है वे। ठीक है, तो जो अज्ञे जी है इन्होंने तार सप्तक का प्रकाशन किया था। 4 तार सप्तक है, उनका प्रकाशन अज्ञे जी ने कहा किया था। तार सप्तक, ठीक है, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक और चौथा सप्तक यहाँ पे लिख रखा है। तो ये युक्ति है, ये कौन से सप्तक की भूमिका में कही है, तो ये दूसरे सप्तक की भूमिका में कही है अज्ञे जी ने। व्याख्या में और देख लेते हैं भाई। अज्ञे ने 1951 में प्रकाशित दूसरा सप्तक, जो दूसरा सप्तक है कब प्रकाशित हुआ था, 1951 में भाई। इसकी भूमिका में प्रयोगवाद पर लगे आक्षेपों का उत्तर देते हुए यह स्पष्ट उन्होंने कहा था कि प्रयोग अपने आप में इष्ट नहीं, वह साधन है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि प्रयोगवाद जैसा कोई वाद नहीं है, वे केवल राही है, राहों के अन्वेषी है। ये किसने कहा था, अज्ञे जी ने। अगला क्वेश्चन है, शक्ति यानी प्रतिभा, निपुणता एवं अभ्यास तीनों को सम्मिलित रूप से काव्य हेतु मानने वाले आचार्य कौन है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मिलेंगे इस क्लास में। जो शक्ति है यानी प्रतिभा है, इसको निपुणता और अभ्यास, ये तीनों है, शक्ति, निपुणता और अभ्यास, ये तीनों को सम्मिलित रूप से काव्य हेतु मानने वाले आचार्य कौन थे, तो कौन थे भी, राजशेखर है, जयदेव है, मम्मट है या पंडित राज जगन्नाथ है, तो ये मम्मट जी रहेंगे। ठीक है, मम्मट जी ने भाई शक्ति यानी प्रतिभा, निपुणता और अभ्यास, इन तीनों को क्या है, काव्य हेतु माना है मम्मट जी ने।
व्याख्या में देख लेते हैं। आचार्य मम्मट ने अपने ग्रंथ काव्य प्रकाश में काव्य हेतु यानी काव्य रचना के विषय में लिखा है, शक्ति निपुणता लोक शास्त्र का व्याख्यानात है, काव्य यज्ञ शिक्षा अभ्यास है, इति हेतु सदृश दुर्भवे। ये किसका कथन है? तो ये मम्मट जी का कथन है। अर्थात शक्ति प्रतिभा लोक शास्त्र के अवलोकन से प्राप्त निपुणता और काव्य मर्मज्ञों का की शिक्षा से किया गया अभ्यास, ये तीनों सम्मिलित रूप से काव्य हेतु है भाई। अगला क्वेश्चन है, अधिसूचना के संबंध में असंगत है। ठीक है, जो गलत है वो हमें बताना है अधिसूचना के संबंध में भाई। तो देख लेते हैं कौन सा गलत है। तो संविधिक नियमों और आदेशों की सूचना अधिसूचना के रूप में दी जाती है, बिल्कुल सही रहेगा भाई। गलत बताना है, ये बिल्कुल सही है। सभी कर्मचारियों की नियुक्ति पदोन्नति स्थानांतरण आदि की सूचना अधिसूचना के रूप में प्रकाशित की जाती है। देख लेते हैं, अधिसूचना का प्रकाशन अनिवार्यतः राजपत्र में किया जाता है, ये बिल्कुल सही है। शक्तियों के सौंपे जाने की घोषणा अधिसूचना के रूप में प्रकाशित की जाती है, भी बिल्कुल सही है। तो गलत कौन सा है? अपना बी रहेगा, यानी इस क्वेश्चन का बी आंसर बिल्कुल सही है। अब हम व्याख्या देख लेते हैं इस क्वेश्चन की। अधिसूचना यानी नोटिफिकेशन का प्रयोग मुख्यतः राजपत्रित अधिकारियों की नियुक्ति पदोन्नति स्थानांतरण के लिए होता है, न कि सभी राजपत्रित या अराजपत्रित कर्मचारियों के लिए। अराजपत्रित कर्मचारियों के लिए सामान्यतः कार्यालय आदेश का प्रयोग होता है। अन्य सभी विकल्प अधिसूचना के संदर्भ में सही है, क्योंकि यह राजपत्र में प्रकाशित होती है और वैधानिक होती है। अगला क्वेश्चन है, 52 तोले पाव रति। 52 तोले पाव रति ये लोकोक्ति है, इसका हमें संगत अर्थ बताना है भाई। ठीक है, तो देख लेते हैं। बहुत किफायत से खर्च करना जो हर तरफ से बिल्कुल ठीक हो। आगे है भाई, एक काम के घाटे का दूसरे काम पर एक काम के घाटे का दूसरे काम से पूरा होना जब काम के आरंभ में ही विघ्न पड़ जाए। तो 52 तोले पाव रति क्या है, इसका अर्थ हम देखते हैं। तो क्या रहेगा भाई? तो बी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा, जो हर तरफ से बिल्कुल ठीक हो। व्याख्या में और देख लेते हैं, 52 तोले पाव रति एक मुहावरा या लोकोक्ति है, जिसका अर्थ होता है पूर्णतः स्टिक, बिल्कुल सही या माप तोल में एकदम खरा। पुराने समय में तोला और रति मापने की इकाइयां थी। यदि कोई चीज 52 तोले और ऊपर से पाव रति भी पूरी है तो वह बिल्कुल सही मानी जाती थी। अतः इसका अर्थ है हर तरफ से बिल्कुल ठीक होना। अगला क्वेश्चन है अपना, पश्चिमी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत निम्न में से कौन सी बोली सम्मिलित नहीं है? ठीक है, पश्चिमी हिंदी जो है, ठीक है, जो पश्चिमी हिंदी अपनी उपभाषा है, इसके अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती वो हमें बताना है। बुंदेली बघेली कन्नौजी कोरवी। तो जो बघेली है ये नहीं आती है भाई। ठीक है, व्याख्या में देख लेते हैं। हिंदी की उपभाषाओं के वर्गीकरण के अनुसार जो बघेली है ये पूर्वी हिंदी की बोली है। किसकी है? पूर्वी हिंदी है, ये अर्ध मागधी अपभ्रंश की बोली है। ठीक है, और जो पूर्वी हिंदी है इसके अंतर्गत अवधी बघेली और छत्तीसगढ़ी आती है, जबकि बुंदेली कन्नौजी कोरवी यानी खड़ी बोली ब्रज भाषा और हरियाणवी यानी बांगरू पश्चिमी हिंदी ठीक है, इसका अपभ्रंश है सोरसेनी, इनकी ये बोलियां रहेंगी। अगला क्वेश्चन है, इनकी सी विशुद्ध सरस और शक्तिशाली ब्रज भाषा लिखने में और कोई कवि समर्थ नहीं हुआ। विशुद्धता के साथ प्रौढ़ता और माधुर्य भी अपूर्ण ही है। विप्लव श्रृंगार ही अधिकतर इन्होंने लिखा है। घनानंद के बारे में यह कथन किसका है? तो ये घनानंद जी के विषय में कथन है, ये आपको ध्यान रखना है, पूछा भी जा सकता है। ठीक है, कथन देखे किसके बारे में लिखा हुआ कथन है? तो घनानंद जी का कथन है। कहा किसने है? ठीक है, ये पूछा गया। तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, रामचंद्र शुक्ल जी ने, नगेंद्र ने या रामस्वरूप चतुर्वेदी जी। तो रामचंद्र शुक्ल जी का ये कथन रहेगा। व्याख्या में देख लेते हैं, यह प्रसिद्ध कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है।
जो उनके हिंदी साहित्य का इतिहास, ठीक है, हिंदी साहित्य का इतिहास किसका, रामचंद्र शुक्ल जी का ग्रंथ है। इसमें रीति काल के रीति मुक्त कवि, ठीक है, रीति काल है जो उसके रीति मुक्त कवि है कौन, घनानंद, इनके संदर्भ में लिखा गया एक कथन है। शुक्ल जी घनानंद की भाषा और उनके प्रेम की पीर से अत्यंत प्रभावित थे और उन्हें साक्षात रसमूर्ति और जवाबदारी का दावा रखने वाला कवि भी कहते थे। काफी बार पेपर में पूछा गया है, साक्षात रसमूर्ति घनानंद को किसने कहा, रामचंद्र शुक्ल जी ने। जवाबदारी का दावा रखने वाला कवि घनानंद को किसने कहा है, तो रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है, ये भी ध्यान रखना आपको। अगला क्वेश्चन है, पंडित युगल किशोर शुक्ल द्वारा प्रकाशित हिंदी का पहला पत्र कौन सा है। पहला पत्र पूछा है, उत्तम मार्तंड है, बनारस अखबार है, बंगदूत है, समाचार सुधावर्षण है। तो पंडित जुगल है भाई, युगल नहीं है, जुगल किशोर जी का कौन सा है हिंदी का पहला पत्र, तो उत्तम मार्तंड रहेगा और 1826 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। 30 मई 1826 में प्रकाशित हुआ था। 30 मई को ही हम हिंदी पत्रकारिता दिवस भी मनाते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब व्याख्या देख लेते हैं इसके। उत्तम मार्तंड हिंदी का प्रथम समाचार पत्र माना जाता है। इसका प्रकाशन 30 मई 1826 ईस्वी को कलकत्ता से हुआ था। कहां से हुआ था, कलकत्ता से। कब, 30 मई 1826 को, ठीक है। इसके संपादक कौन है, पंडित जुगल किशोर शुक्ल रहेंगे। एक साप्ताहिक पत्र था, एक ऐसा पत्र था, साप्ताहिक पत्र था। इसी की स्मृति में 30 मई को हम हिंदी पत्रकारिता दिवस भी मनाते हैं। अगला क्वेश्चन है भाई, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ को आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने मम्मट के काव्य प्रकाश का छाया अनुवाद कहा है, ठीक है। इनमें से ऐसा कौन सा ग्रंथ है जिसको रामचंद्र शुक्ल जी ने मम्मट के काव्य प्रकाश का छाया अनुवाद कहा है, तो देख लेते हैं। काव्य विवेक, काव्य निर्णय, रस रहस्य, वृत्त विचार। जो रस रहस्य है, ठीक है, वो काव्य प्रकाश का छाया अनुवाद है। और काव्य प्रकाश किसकी रचना है, मम्मट जी की रहेगी। अब हम व्याख्या देख लेते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कुलपति मिश्र द्वारा रचित ग्रंथ रस रहस्य, तो रस रहस्य किसका है, कुलपति मिश्र जी का है, ठीक है। एक क्वेश्चन हमारा यहाँ से बन गया, किसका रस रहस्य, कुलपति मिश्र जी का है। और ये प्रकाशित कब हुआ था, 1670 ईस्वी में हुआ। इसको भाई मम्मट के प्रसिद्ध संस्कृत ग्रंथ, ठीक है, मम्मट जी का संस्कृत का ग्रंथ कौन सा है, काव्य प्रकाश, इसका छाया अनुवाद माना है रामचंद्र शुक्ल जी ने। और कुलपति मिश्र रीति काल के एक विद्वान आचार्य हैं। जो कुलपति मिश्र जी है, ये रीति काल के एक विद्वान आचार्य थे और उन्होंने मम्मट के सिद्धांतों को हिंदी में प्रस्तुत करने का प्रयास किया था, ठीक है। जो कुलपति मिश्र जी हैं, इन्होंने जो मम्मट जी हैं, इनके सिद्धांतों को हिंदी में प्रस्तुत करने का भी प्रयास किया, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने मीराबाई की उपासना किस ढंग की मानी, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस क्लास में आपको काफी महत्वपूर्ण पीवाईक्यू मिलेंगे, तो शुरू से लेकर अंत तक क्लास आपको जरूर देखनी है, ठीक है। और इसकी प्लेलिस्ट भी आपको मिल जाएगी भाई, ठीक है। जो हमारी क्लास का नाम होगा उसी क्लास के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, वहां पे चैनल पर जाकर आप उसको देख सकते हैं। तो दास्य भाव की थी उपासना, वत्सल्य भाव की थी, माधुर्य भाव की थी या सख्य भाव की थी। जो मीराबाई है उनकी जो उपासना थी, ये माधुर्य भाव की उपासना थी भी, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब व्याख्या में और देख लेते हैं भाई। जो मीराबाई की भक्ति माधुर्य भाव की थी, जिसे कांता भाव या दाम्पत्य भाव भी कहते हैं, ठीक है। जो माधुर्य भाव है उसको भी कांता भाव और दाम्पत्य भाव भी कहा जाता है, ठीक है। वे श्री कृष्ण को अपना पति मानकर उनकी आराधना करती थी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल और अन्य विद्वानों ने उनकी भक्ति को इसी श्रेणी में रखा है। तुलसीदास की भक्ति कैसी थी, दास्य भाव की थी। सूरदास की कैसी थी, सख्य व वात्सल्य भाव की भक्ति मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित शिरीष के फूल शीर्षक निबंध के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। जो शिरीष का फूल है भाई, ठीक है, काफी महत्वपूर्ण निबंध है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। तो पूछा गया है इसके शीर्षक के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, यानी गलत है, वो हमें बताना है भाई। तो देखते हैं, शिरीष कालजयी अवधूत की भांति जीवन की अज्ञता का मंत्र प्रचार करता, बिल्कुल करता है भाई।
शिरीष वसंत के आगमन के साथ लहक उठता है और आषाढ़ तक तो मस्त रहता है, ये भी बिल्कुल सही है। शिरीष के साथ आरोग्यवध यानी अमलतास की तुलना की जा सकती, नहीं की जा सकती भाई, ये हमारा गलत है। आगे, शिरीष का फूल संस्कृत साहित्य में बहुत कोमल माना जाता है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल कोमल माना जाता है संस्कृत साहित्य में भी शिरीष का फूल, तो डी भी बिल्कुल सही है। तो इसमें सही नहीं है वो पूछा था, तो भाई जो सी आंसर है बिल्कुल सही नहीं है, यानी इस क्वेश्चन का आंसर सी रहेगा। गलती पूछा था और गलत सी है। व्याख्या में देख लेते हैं। निबंध में लेखक ने स्पष्ट किया है कि शिरीष की तुलना आरोग्यवध यानी अमलतास से नहीं की जा सकती, क्योंकि अमलतास केवल 15-20 दिनों के लिए फूलता है फिर झड़ जाता है, जबकि जो शिरीष है ये वसंत से लेकर आषाढ़ और कभी कभी भादों तक लंबे समय तक फूलों से लदा रहता है शिरीष भाई। अतः दोनों की स्थिति में अंतर है और अन्य सभी क्या है, कथन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। गीतिका छंद के विषय में असंगत है, जो गीतिका छंद है, ठीक है, इसके विषय में जो गलत है वो हमें बताना है कौन सा है। यह मात्रिक समछंद है, बिल्कुल सही है। प्रत्येक चरण के अंत में लघु और गुरु होता है, बिल्कुल सही है। प्रत्येक चरण में 26 मात्राएं होती हैं, ये भी बिल्कुल सही है। प्रत्येक चरण में कितनी है, 26 मात्राएं होती है। 12 और 14 पर यति होती है, ये क्या है, गलत है। ठीक है, 12 और 14 पर यति नहीं होती, 14 और 12 पर यति होती है। ठीक है, ये ध्यान रखना, डी आंसर अपना गलत रहेगा भाई, और इसमें गलती पूछा है। व्याख्या में देख लेते हैं। गीतिका एक सममात्रिक छंद है जिसके प्रत्येक चरण में 26 मात्राएं होती है। इसमें यति विराम 14 और 12 मात्राओं पर होती है। ठीक है, 14 और 12 कितनी होगी, टोटल 26 होगी, न कि 12 और 14 पर। ठीक है, इसलिए डी क्या है, गलत है। और अंत में लघु का सही विधान है इसमें। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, ठीक है, कौन है, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी हैं, किस कवि को रीतिबद्ध श्रेणी में शामिल नहीं करते। जो आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी है, ये कौन से ऐसे कवि है जिसको रीतिबद्ध श्रेणी में शामिल नहीं करते हैं। तो भिखारीदास, जसवंत सिंह, कवि गवाल या द्विजदेव। तो जो द्विजदेव है उनको विश्वनाथ प्रसाद मिश्र क्या है, रीतिबद्ध श्रेणी में शामिल नहीं करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। व्याख्या में देख लेते हैं। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीति काल को 3 भागों में बांटा है, रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध और रीतिमुक्त। उन्होंने द्विजदेव यानी महाराजा मान सिंह को, ठीक है, द्विजदेव है, इनका ओरिजिनल नाम क्या था, महाराजा मान सिंह, इनको रीतिमुक्त काव्य के अंतर्गत माना है, न कि रीतिबद्ध में माना है। तो कहा माना इनको, रीति मुक्त काव्य धारा के अंतर्गत माना द्विजदेव को भी। ठीक है, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद ने, ठीक है, रीतिबद्ध में नहीं माना है। द्विजदेव रीति काल के अंतिम प्रसिद्ध स्वच्छंदतावादी कवि माने जाते हैं। भिखारीदास, जसवंत सिंह और गवाल कवि ये रीतिबद्ध परंपरा के कवि है। अगला क्वेश्चन है भाई, इनमें से किस आचार्य ने साधारणीकरण का विवेचन नहीं किया है। ठीक है, साधारणीकरण का विवेचन कौन से आचार्य ने नहीं किया वो हमें बताना है। विश्वनाथ, शंकु, भट्टाचार्य या अभिनव। जो शंकुक है इन्होंने साधारणीकरण का विवेचन नहीं किया है। व्याख्या में देख लेते हैं भाई। रस निष्पत्ति के व्याख्याकारों में भट्ट नायक ने सबसे पहले साधारणीकरण का सिद्धांत दिया था। अभिनव गुप्त ने इसका और परिष्कार किया। विश्वनाथ साहित्य दर्पणकार ने भी इसका विवेचन किया है। परंतु जो शंकुक है इनका मत क्या था, अनुमतिवाद है, जो न्याय दर्शन पर आधारित है, यानी चित्रतुरंग न्याय। ठीक है, काफी बार पूछा भी गया चित्रतुरंग न्याय किसका है, तो शंकुक जी का रहेगा। अनुमतिवाद किसका, शंकुक जी का, ये भी आपको ध्यान रखना है भाई। ठीक है, उन्होंने साधारणीकरण की चर्चा नहीं की है। आगे है, पंक्तियों में अलंकार बताना है कौन सा है। जानी श्याम को श्याम घन नाचे उठे वन मोर। ठीक है, जानी श्याम को श्याम घन नाचे उठे वन मोर। तो इसमें हमें बताना है कौन सा अलंकार है। तो संदेह है, उदाहरण है या सलेस है या भ्रांतिमान है। तो भाई इसमें भ्रांति हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार रहेगा।
डी आंसर अपना बिल्कुल सही है। व्याख्या में देखते हैं, यहाँ मोरों को श्री कृष्ण यानी श्याम को देखकर काले बादल यानी श्याम घन होने का भ्रम हो गया है और वे नाचने लगे हैं। जहां सादृश्य के कारण एक वस्तु को भूल से दूसरी वस्तु मान लिया जाए और उसी के अनुसार क्रिया भी हो, वहां भ्रांतिमान अलंकार होता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पृथ्वीराज रासो के संदर्भ में असंगत कथन हमें बताना है। जो पृथ्वीराज रासो है, क्या इसके लेखक कौन है? चंद्र बरदाई जी है। इसके संबंध में जो गलत है वो हमें बताना है। तो देख लेते हैं क्या गलत है। तो वस्तु वर्ण्य का आधिक्य है, अलंकारों का सहज प्रयोग है, वीर और श्रृंगार रस की प्रधानता है, डिंगल शैली है। तो यही क्या है, इसके संबंध में गलत है। जो पृथ्वीराज रासो है डिंगल शैली में नहीं है भी। व्याख्या में देख लेते हैं, अच्छी प्रकार को आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, और बच्चे इसी में काफी कंफ्यूज होते हैं, पूछते हैं, मैसेज भी आते हैं मेरे पास, मैडम जो पृथ्वीराज रासो ये डिंगल में है या पिंगल में है। तो इस व्याख्या के जरिए आपको पता चल जाएगा किसमें है। यद्यपि पृथ्वीराज रासो में राजस्थानी शब्दों का प्रयोग है, किंतु विद्वानों जैसे रामचंद्र शुक्ल जी ने इसकी भाषा को मुख्यतः रूप से पिंगल यानी ब्रज मिश्रित राजस्थानी अपभ्रंश माना है, जो कानों को प्रिय लगती है। ठीक है, कौन लगती है? पिंगल। डिंगल शैली मुख्यतः रूप से कठोर वर्णों वाली मारवाड़ी शैली है। रासों में पिंगल की प्रधानता मानी जाती है। इसके अलावा इसमें वस्तु वर्णन, अलंकार और वीर श्रृंगार का अद्भुत मेल भी हुआ है। आगे देखते हैं क्वेश्चन। हिंदी कहानी आंदोलन और उसके प्रणेता के संदर्भ में असंगत कथन हमें बताना, जो भी हमारे गलत है। ठीक है, कहानी आंदोलन और उसके प्रणेता जो गलत है वो हमें बताना है। तो ए कहानी के प्रवर्तक कौन रहेंगे? डॉक्टर गंगा प्रसाद विमल और अन्य रहेंगे। समानांतर कहानी के कमलेश्वर जी है। स्त्रीय कहानी के अमृतलाल राय। आगे देखते हैं, सचेतन कहानी के डॉक्टर महीप सिंह है। देखो यहाँ पे 4 क्वेश्चन हमारे हल होंगे, ध्यान से देखना। ए कहानी आंदोलन के प्रवर्तक किसको माना गया? डॉक्टर गंगा प्रसाद विमल को माना गया है। समानांतर कहानी को कमलेश्वर जी है भाई इसके प्रवर्तक, और सचेतन कहानी इसके डॉक्टर महीप सिंह रहेंगे। सी आंसर अपना ठीक रहेगा इसका, यानी गलत मिलान है। ठीक है, गलत मेल है। ठीक है, जो राकेश वत्स जी है ये सक्रिय कहानी के रहेंगे प्रवर्तक। और हम व्याख्या में देख लेते हैं। सक्रिय कहानी आंदोलन के प्रवर्तक राकेश वत्स माने जाते हैं, न कि अमृत राय। अमृत राय सहज कहानी आंदोलन से जुड़े हुए थे। जो अमृत राय है किससे जुड़े हुए थे? सहज कहानी से। ठीक है, बाकी मिलान सही है। ए कहानी के प्रवर्तक गंगा प्रसाद विमल, समांतर कहानी के कमलेश्वर, सचेतन कहानी के महीप सिंह। आगे है, जीवनी और उसके लेखक की दृष्टि से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? ठीक है, ये आपको बताना है। एक तरफ जीवनी दे रखे, दूसरी तरफ उसके लेखक, हमें बताना है कौन सा विकल्प सही नहीं है। मेरे बड़े भाई शमशेर जी, विष्णु चंद्र शर्मा, यही देखते हैं। वट वृक्ष छाया में कुमुदनागर की, बिल्कुल सही है ये। शेष कथा ज्ञानचंद्र जैन की है। रागे राघव एक अंतरंग परिचय, ये सुलोचना रागे राघव जी का है। तो अपना जो ए है यही सही, सुमेलित नहीं है। व्याख्या में देखते हैं भाई। मेरे बड़े भाई शमशेर जी, ये संस्मरण जीवनी के लेखक तेज बहादुर चौधरी जी है। कौन है? तेज बहादुर चौधरी जी, जो शमशेर बहादुर जी के छोटे भाई थे। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, यहाँ पे विष्णु चंद्र शर्मा दे रखा था, जो गलत है भाई। विष्णु चंद्र शर्मा ने मुक्ति बोध की आत्मकथा और समय साम्यवादी राहुल संस्कृत्यान की जीवनी लिखी है, और विकल्प सभी सही है। ठीक है, वट वृक्ष की छाया में जीवनी किसकी है? कुमुदनागर की रहेगी। शेष कथा ज्ञानचंद्र जैन की रहेगी। रागे राघव एक अंतरंग परिचय, ये सुलोचना रागे राघव जी की जीवनी, लेखिका इसकी ये रहेगी सुलोचना रागे राघव जी। आगे क्वेश्चन है भाई, सिद्धों और योगियों की रचनाएं तांत्रिक विधान, योग साधना, आत्म निग्रह, श्वास निरोध, भीतरी चक्रों और नाड़ियों की स्थिति, अंतर्मुख साधना की महत्व इत्यादि की सांप्रदायिक शिक्षा मात्र है।
जीवन की स्वाभाविक अनुभूतियों और दशाओं से उनका कोई संबंध नहीं, अतः वे शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आती। यहां से भी काफी बार ये पूछा गया है, पूरा भी पूछ लिया गया है और कभी कभी बीच में से भी ये कथन पूछ लिए जाते हैं। आदिकालीन सिद्धों और योगियों के साहित्य के बारे में ये कथन किसका है? तो रामचंद्र शुक्ल जी का, मिश्र बंधु का, शिव सिंह सेंगर का या विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का रहेगा। तो ये रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है भाई सिद्धों और योगियों के साहित्य के बारे में। व्याख्या में देख लेते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य का इतिहास में आदिकाल यानी वीर गाथा काल का विवेचन करते हुए सिद्धों और नाथों के साहित्य को सांप्रदायिक शिक्षा मात्र कहा है। क्या कहा भी? सिद्धों और नाथों के साहित्य को रामचंद्र शुक्ल जी ने सांप्रदायिक शिक्षा मात्र कहकर शुद्ध साहित्य की कोटि से बाहर रखा है भाई, सिद्धों और नाथों के साहित्य को। ठीक है, शुद्ध साहित्य की कोटि से बाहर रखा रामचंद्र शुक्ल जी ने। उनका मानना था कि ये धर्मोपदेश है, साहित्य नहीं है। अगला क्वेश्चन है, सूर के काव्य और भक्ति विषयक कौन सा कथन गलत है? गलत कथन हमें बताना है। तो सूर के काव्य में सख्य भक्ति के साथ साथ वात्सल्य भाव का भी वर्णन है। अभी हमने ऊपर देखा, बिल्कुल है भाई। सूर की भक्ति का मेरुदंड पुष्टि मार्गीय भक्ति है, ये भी बिल्कुल सही है भाई। भगवत कृपा की प्राप्ति के लिए सूर की भक्ति पद्धति में अनुग्रह का प्राधान्य है, बिल्कुल है भी, अनुग्रह का प्राधान्य है। सूर के काव्य में दार्शनिक सिद्धांत द्वैतवाद की प्रधानता नहीं भाई, ये बिल्कुल गलत है। डी आंसर अपना गलत रहेगा सूरदास के काव्य और भक्ति के विषय में, और इसमें गलत ही पूछा था। सूरदास वल्लभाचार्य के शिष्य थे और पुष्टि मार्ग में दीक्षित थे। ये वल्लभाचार्य का दार्शनिक मत क्या था? शुद्धा द्वैतवाद था, न कि द्वैतवाद। और द्वैतवाद किसका? निम्बारकाचार्य जी का मत है। अतः सूर के काव्य पर शुद्ध द्वैतवाद का प्रभाव है। बाकी तीनों कथन बिल्कुल सही है सूरदास जी के विषय में। अगला क्वेश्चन है, ओज गुण के संबंध में असंगत है। ठीक है, ओज गुण के संबंध में असंगत कथन हमें बताना है कौन सा है। तो इसकी अभिव्यक्ति संयुक्त द्वितीय तथा रेफ युक्त वर्णों द्वारा होती है, बिल्कुल होती है भाई। इस गुण का प्रयोग वीर, विभत्स और रौद्रश में होता है, ये भी बिल्कुल सही है। कठोर तथा परुष वर्णों का प्रयोग होता है, बिल्कुल होता है। दीर्घ समासों का बहुल प्रयोग नहीं होता, ये गलत है भाई। ठीक है, इसमें गलत ही पूछा तो डी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। अब व्याख्या में देख लेते हैं। ओज गुण जो चित्त में तेज और उत्साह भरते, ठीक है, ठीक है, जो चित्त में क्या है? तेज और उत्साह भर दे, उसको क्या कहते हैं? ओज गुण हम कहते हैं। ठीक है, ओज गुण की एक मुख्य विशेषता यह है कि इसमें दीर्घ सामासिक पदों का प्रचुरता से प्रयोग होता है। ठीक है, वहां पे क्या लिखा था? नहीं होता, इसी कारण ये क्या है? गलत है। ओज गुण में तय वर्ग, द्वितीय वर्ण और समासिक पदावली का प्रयोग होता है। आगे है, तो भाई आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने खड़ी बोली गद्य को एक साथ आगे बढ़ाने वाले विद्वानों में किसे सम्मिलित नहीं किया है? तो किसको नहीं किया? लल्लू लाल जी को किया है, सैयद इंशाल्लाह खां को भी किया, मुंशी सदासुखलाल को भी किया, लेकिन राजा शिव प्रसाद जी को नहीं किया है। इन्होंने खड़ी बोली गद्य को एक साथ आगे बढ़ाने वाले विद्वानों में शामिल। तो डी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। यहाँ पे व्याख्या में देख लेते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने आधुनिक काल के पूर्व, ठीक है, आधुनिक काल के पूर्व यानी पहले खड़ी बोली गद्य के 4 प्रारंभिक उन्नायकों का उल्लेख किया है। ठीक है, द 4 पिलर्स का इन्होंने उल्लेख किया है। उनमें कौन कौन है देख लेते हैं। मुंशी सदासुखलाल है, इनकी रचना सुख सागर काफी महत्वपूर्ण इनकी रचना है। इंशाअल्लाह खां, इनकी रचना रानी केतकी की कहानी। लल्लू लाल प्रेम सागर इनकी रचना रहेगी। और सदल मिश्र, इनकी रचना नासिक के 2 पाख्यान। राजा शिव प्रसाद सितारे का समय इनके थोड़ा बाद का है और वे भाषा नीति को लेकर जाने जाते हैं। जो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद है, ये किस लिए जाने जाते हैं? भाषा नीति को लेकर जाने जाते हैं। ठीक है, खड़ी बोली गद्य के प्रचार के लिए इन 4 पिलरों का नाम लिया है भी रामचंद्र शुक्ल जी ने। मुंशी सदासुखलाल का, इंशाअल्लाह खां का, लल्लू लाल जी का, सदल मिश्र जी का। आगे है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा राजभाषा हिंदी का विकास करना केंद्र सरकार का कर्तव्य माना जाता है?
ठीक है। राजभाषा हिंदी का विकास करना केंद्र सरकार का कर्तव्य माना जाता है। केंद्र सरकार का पूछा है। अनुच्छेद 345, अनुच्छेद 350, अनुच्छेद 351, अनुच्छेद 344। तो अपना सी आंसर बिल्कुल सही रहेगा, अनुच्छेद 351। व्याख्या में देखते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 351 हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश देता है। इसमें कहा गया है कि संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए, उसका विकास करे, ताकि वह भारत की सामाजिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके। आगे क्वेश्चन है, कहानी के संबंध में अनुपयुक्त विकल्प है। जो कहानी है, अपनी कहानी विधा है, उसके संबंध में जो गलत है वो हमें बताना है भाई। ठीक है, तो देखते हैं क्या गलत है। अंग्रेजी में जिसे शॉर्ट स्टोरी कहते हैं वही बंगला में गल्प तथा हिंदी में कहानी नाम से प्रचलित है। बिल्कुल सही है भाई। ठीक है, हिंदी में जिसको हम कहानी कहते हैं उसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, शॉर्ट स्टोरी, और बंगला में गल्प कहते हैं। कहानी में कथा सूत्र, कथानक, पात्र और देश काल या परिस्थितियां उसके प्रमुख तत्व माने जाते हैं। ये भी बिल्कुल सही है भाई। भारतवर्ष में कहानी का प्राचीनतम रूप कथा है, ये भी बिल्कुल सही है। अब जो गलत है वो हमें बताना है। तो भाई नियमों को ध्यान में रखकर ही अच्छी कहानी लिखी जाती है, बिल्कुल गलत है भाई। कहानी लिखने में कोई नियम नहीं होता है। तो कहानी के संबंध में जो डी ऑप्शन है ये हमारा गलत रहेगा, यानी इस क्वेश्चन का डी आंसर बिल्कुल सही है। व्याख्या देख लेते हैं। साहित्य सर्जन विशेषकर कहानी लेखन केवल नियमों के आधार पर नहीं होता। रचनात्मक संवेदनशीलता और मौलिकता महत्वपूर्ण होती है। कहानी लेखन के लिए नियमों में बंधकर लिखी गई रचना अक्सर यांत्रिक हो जाती है। बाकी तीनों कथन एक कहानी के ऐतिहासिक और तात्विक स्वरूप के बारे में बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है। जो शुद्ध वाक्य है वो हमें बताना है कौन सा है। यह विषय अत्यंत कठिन है। मैं वहां एक पुराने मित्र को मिला। आगे है, नौकर के हाथ से भेज देना, उसे रस्सी बांधकर ले गए। तो अपना जो पहला ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है। यह विषय अत्यंत कठिन है, ये बिल्कुल सही है। और व्याख्या में देख लेते हैं। व्याकरणिक रूप से शुद्ध है भाई हमारा ए, बिल्कुल सही है। अशुद्ध है, इसका सही होगा। देखो दूसरा जो है, मैं वहां एक पुराने मित्र को मिला। ठीक है, यहाँ पे से आ जाएगा। मैं वहां एक पुराने मित्र से मिला, तो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नौकर के हाथ से भेज देना, ये गलत है। इसका शुद्ध क्या रहेगा, नौकर के हाथ भेज देना। ठीक है, उसे रस्सी बांधकर ले गए, इसका सही क्या रहेगा, उसे रस्सी से बांधकर ले गए। ये सही रहेंगे व्याकरण की दृष्टि से। अगला क्वेश्चन है, प्रश्न संख्या 26 और 27, जिसके उत्तर निम्नलिखित अपठित गद्यांश के आधार पर है भाई। ठीक है, ये गद्यांश पढ़ना है और उसके आधार पर हमें क्वेश्चन आंसर करने हैं। मैं कह रही हूं इस क्लास में आपको जैसे हमारा पेपर आता है, ठीक है, वैसे ही क्वेश्चन आंसर मिलेंगे, आपको देखने के लिए मिलेंगे भाई। ठीक है, और कमेंट आप जरूर से जरूर करना क्लास पे, आपको क्लास कैसी लगती है। अगर अच्छी लगे तो शेयर जरूर कर देना भाई। और ये क्लास आपको शाम को मिलेगी 7 से लेके 8 बजे के बीच में भी। ठीक है, और सुबह आपको मिलेगी हिंदी एनसीईआरटी की। ठीक है, 2 दिन, और भाई 4 दिन आपको हिंदी साहित्य की क्लास मिलेगी। नहीं तो 3 दिन आपको हिंदी एनसीईआरटी की मिल जाएगी और 3 दिन आपको हिंदी साहित्य की मिलेगी। और ये क्लास आपको रेगुलर मिलेगी शाम को। तो देख लेते हैं, गद्यांश पढ़ते हैं। सफलता और चरितार्थ में अंतर है। मनुष्य मारना तो के संशय से बाहरिया उपकरणों के बाहुल्य से उस वस्तु को पा भी सकता जिसे उसने बड़े आडंबर के साथ सफलता नाम दे रखा है, परंतु मनुष्य की चरित्रता प्रेम में है, मैत्री में है, त्याग में है, अपने को सबके मंगल के लिए निशेष भाव से देने में है। नाखूनों का बढ़ना मनुष्य की उस अंधु सहजता वृत्ति का परिणाम है जो उसके जीवन में सफलता ले आना चाहती है। उसको काट देना उस समय निर्धारित आत्म बंधन का फल है जो उसे चरितार्थ
की ओर ले जाती है। तो भाई ये हमने अपना गद्यांश कर लिया। अब इसके हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। और हमेशा ये ध्यान रखना, जब हम गद्यांश करते हैं तो उसका जो क्वेश्चन होता है उसका आंसर हमें जो गद्यांश है उसके अकॉर्डिंग ही देना होता है। अपने पास से बनाकर कुछ नहीं लिखना होता उस क्वेश्चन के आंसर में। तो मनुष्य की चरितार्थता किसमें नहीं है? तो किसमें नहीं है? सफलता मात्रा में, प्रेम मात्र में, ठीक है, त्याग मात्र में या मैत्री मात्र में? तो सफलता मात्र में नहीं है। ये आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। गद्यांश में स्पष्ट उल्लेख है कि सफलता और चरितार्थ में अंतर है। मनुष्य की चरितार्थता प्रेम में है, मैत्री में है, त्याग में है। गद्यांश के अनुसार सफलता बाहरी उपकरणों के संचय यानी मात्रा में हो सकती है, किंतु चरितार्थ 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 चरितार्थता चरितार्थता आत्मीय गुणों में है। अतः मनुष्य की चरितार्थता सफलता मात्र में नहीं है। आगे है क्वेश्चन, नाखूनों को काट देना किसका परिणाम है? तो मनुष्य के भीतर की पशुता का? नहीं। मनुष्य के उच्छलन का, स्वभाव का? नहीं। बाह्य उपकरणों का? नहीं। स्वनिर्धारित आत्म बंधन का ये परिणाम है नाखूनों को काट देना। अब हम व्याख्या में देख लेते हैं। गद्यांश की अंतिम पंक्तियों में लिखा है, नाखूनों का बढ़ना मनुष्य के उस अंध सहजा वृत्ति का परिणाम है जिसको काट देना उसे स्वनिर्धारित आत्म बंधन का फल है। ठीक है, इसलिए अपना डी आंसर बिल्कुल सही है। अब भाई पंक्तियां दे रखी है, गद्यांश था, अब पद्यांश है। ठीक है, ये ध्यान रखना। 28 और 29 क्वेश्चन इसको पढ़कर हमें करने हैं। तो देखते हैं, रक्त से छाने हुए इस राज्य को व्रज हो कैसे सकूंगा भोग में। आदमी के खून में यह है सना, और है इसमें लहू अभिमन्यु का। वरद सा कुछ टूटकर स्मृति से गिरा, दब गए कौनते दुर्वय भार से। दब गई वह बुद्धि जो अब तक रही, खोजते कुछ तत्व रण के वशम में। ठीक है, तो ये हमने पद्यांश पढ़ा। अब इसके क्वेश्चन आंसर हम देख लेते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में निम्नलिखित में से किसकी पीड़ापूर्ण मनोदशा को व्यक्त किया गया है? तो किसकी पीड़ापूर्ण मनोदशा को व्यक्त किया? युधिष्ठिर की, अस्थामा, विदुर या भीष्म? तो जो युधिष्ठिर है उसकी पीड़ा का यहाँ वर्णन किया गया है, मनोदशा का। व्याख्या में देखते, पद्यांश में रक्त से छाने हुए इस राज्य को और दब गए कौनते दुर्वह भार से, जैसी पंक्तियां हैं। कौनते कौन है? कुंती पुत्र है। और राज्य के रक्त रंजित होने पर ग्लानि का भाव महाभारत युद्ध के बाद युधिष्ठिर की मनोदशा को दर्शाता है, जो विजय प्राप्त करने के बाद भी अपनों के रक्तपात से दुखी थे। कौन भाई? युधिष्ठिर। आगे है, वरद सा कुछ टूटकर स्मृति से गिरा। पंक्ति में स्मृति से संकेतित है, तो क्या है स्मृति से संकेतित? तो देख लेते हैं, आकाश है, बादल है, राज्य है या बिजली है? तो भाई जो आकाश है ये क्या है? इससे स्मृति से जो है आकाश की तरफ संकेत किया गया है। व्याख्या देख लेते हैं। यहाँ एक रूपक का प्रयोग किया गया, जैसे वज्र यानी बिजली आकाश से टूटकर गिरता है, वैसे ही कवि के मन में एक भारी विचार यानी घटना स्मृति से टूटकर गिरी है। यहाँ उपमेय स्मृति है और उसका उपमान आकाश है, अतः स्मृति आकाश की ओर संकेत कर रही है जहां से व्रज यानी दुखद विचार गिरा है भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आचार्य शंकुक ने रस सूत्र की व्याख्या में संयोगार्थ का अर्थ माना है। ठीक है, जो शंकुक जी हैं इन्होंने रस सूत्र की व्याख्या में जो संयोगार्थ है इसका क्या अर्थ माना है? उत्पाद उत्पादक भाव, अनुमाप्य अनुमापक भाव, व्यंग्य व्यंजक संबंध या भोग्य भोजक संबंध। तो जो शंकुक जी है इन्होंने संयोगार्थ का अर्थ माना है अनुमाप्य और अनुमापक का भाव। ठीक है, बी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा भाई। आगे देखते हैं, व्याख्या में देख लेते हैं इस क्वेश्चन की। आचार्य शंकुक यानी अनुमतिवाद के प्रवर्तक, जो आचार्य शंकुक है अनुमतिवाद के प्रवर्तक है, इन्होंने न्याय दर्शन के आधार पर रस निष्पत्ति की व्याख्या की। उनके अनुसार विभाव, अनुभाव आदि
अनुमापक यानी साधन है, और रस अनुमाप्य जिसका अनुमान किया जाए। उत्पाद उत्पादक संबंध भट्ट लोलट का है भाई, ठीक है। जो उत्पाद और उत्पादक है इससे संबंध किसका, भट्ट लोलट का है। और भाग्य और भोजक इसका संबंध भट्ट नायक का है भाई, ठीक है। तो भाई यहीं पे अपने क्लास कंप्लीट होती है। हर एक क्लास में हम 30 क्वेश्चन करेंगे भाई। अगर आपको क्लास पसंद आए तो प्लीज क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना, लाइक कर देना, और कमेंट आप जरूर से जरूर करना भाई आपको क्लास कैसी लगती है, ठीक है। और पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। जिसे बच्चे को पीडीएफ चाहिए वो कमेंट बॉक्स में लिख देना मैडम पीडीएफ, तो मैं पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवा दूंगी भाई, ठीक है। तो आप सभी का क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।